नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के कटिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर वक्फ कानून को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा और एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं तो ये पार्टियां तुरंत उनके बचाव में खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी ने पहले 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी विरोध किया था और अब वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों कट्टरपंथियों के आगे झुक चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन विधेयक को रोका जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाएगी। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू के 20 साल के शासन में बिहार में उद्योग खत्म हो गए और राज्य को सिर्फ प्रवास उद्योग में बदल दिया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार कभी चीनी, कागज, जूट, रेशम और डेयरी उद्योगों के लिए मशहूर था, लेकिन आज बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बरौनी तेल रिफाइनरी, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और सुधा डेयरी जैसी इकाइयां स्थापित हुईं, लेकिन मौजूदा सरकार ने कोई नया बड़ा उद्योग नहीं लगाया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू की गलत नीतियों से अशोक पेपर मिल और 33 से अधिक चीनी मिलें बंद हो गईं, जबकि रेशम और जूट उद्योग भी बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक लोग रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह बिहार की उद्योग परंपरा को फिर से जीवित करेगी और राज्य को पलायन नहीं, पुनर्निर्माण की दिशा में ले जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि वे राज्य में आकर वही बयान दें जो उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के खिलाफ दिया था। स्टालिन ने कहा कि मोदी ने झूठा दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले हो रहे हैं, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाईचारे और बंधुत्व की भूमि है जो सभी का स्वागत करता है। स्टालिन ने मोदी पर आरोप लगाया कि वे सभी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद बिहार में झूठ फैला रहे हैं। डीएमके नेता ने कहा कि 2021 का चुनाव राज्य को एआईएडीएमके की गुलामी से बचाने के लिए था और 2026 का चुनाव भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन से राज्य को बचाने के लिए होगा। उन्होंने एआईएडीएमके प्रमुख एडेप्पा दी के पलानीस्वामी को दोहरा चेहरा वाला बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के डर से उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध नहीं किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मतदाता सूची की पूरी जांच के बाद ही कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में फर्जी और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं और चुनाव आयोग व केंद्र सरकार युवाओं के मताधिकार से डर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि 1 जुलाई के बाद 18 वर्ष पूरे करने वाले कई युवा वोट डालने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शिवसेना यूबीटी के केंद्रों पर जाकर अपने नाम की जांच करें। ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद हैं और चुनाव आयोग की लापरवाही से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुए तो वे अदालत का रुख करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर में अपनी पहली चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी बल्कि अपने किसी चेले को यह पद देगी। खड़गे ने नीतीश पर जयप्रकाश नारायण, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विचारधारा को छोड़कर मनुस्मृति में विश्वास करने वाली भाजपा की गोद में बैठने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि वे चुनावों में ऐसे प्रचार करते हैं मानो अपने बेटे की शादी कर रहे हों। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी 13.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी विकास नहीं कर पाए। खड़गे ने नीतीश कुमार सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगाया और कहा कि सीएजी रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर 50 लाख खाली पदों को न भरने और युवाओं से किए गए वादों को भूल जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
हर विपक्षी नेता पर देश और बिहार का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। इसीलिए उन्हें एक नया अपमान मंत्रालय बना लेना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार का सारा ध्यान इसी पर रहता है। प्रियंका ने कहा कि मोदी विकास की बात नहीं करते बल्कि झूठे आरोपों में उलझे रहते हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार और कुशासन से ग्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है और नीतीश कुमार के बजाय मोदी और अमित शाह ही राज्य चला रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के युवा नौकरी के लिए राज्य छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने रोजगार देने वाले संस्थान बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। प्रियंका ने सवाल किया कि एनडीए ने 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने किसी भी आरोपी को राहत नहीं दी और अब अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ अग्रवाल और गौतम खजांची ने आरोपियों की ओर से दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि उमर खालिद का नाम 751 में से केवल एक एफआईआर में है, जबकि बाकियों से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल शिफाउर रहमान को पुलिस ने चुनिंदा तौर पर पकड़ा है, जबकि उन्होंने किसी हिंसा में भाग नहीं लिया। खुर्शीद ने शिकागो केस और महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध करना अपराध नहीं हो सकता। वहीं सिद्धार्थ अग्रवाल ने मीरान हैदर की ओर से समानता के आधार पर जमानत की मांग की और बताया कि 3 अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत अब सभी दलीलों पर 6 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन कोई भी समझदार वार्ताकार इसे खुले तौर पर नहीं कहेगा। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच वार्ता फिर से शुरू होने की खबरें आई हैं। ईरान सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहसेरानी ने बताया कि ओमान की मध्यस्थता के जरिए अमेरिका से कुछ संदेश मिले हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने भी कहा कि उनका देश चाहता है कि दोनों देशों के बीच वार्ता दोबारा शुरू हो। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोमवार को कहा कि उन्हें अमेरिका से कोई नया संदेश नहीं मिला है और वे ऐसी वार्ता नहीं करेंगे जिसमें ईरान के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए। इससे पहले विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ईरान वार्ता के लिए जल्दबाजी में नहीं है। बता दें कि 12 दिनों के युद्ध और अमेरिकी इसराइल के हमलों के बाद तेहरान ने पहले की वार्ताएं रद्द कर दी थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने यह बयान सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में दिया। ट्रंप से पूछा गया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ समय बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने का निर्देश क्यों दिया। इस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भी टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि उसके हथियार कितने प्रभावी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि वह नहीं चाहते कि अमेरिका अकेला ऐसा देश बने जो परमाणु परीक्षण ना करे। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सख्ती से खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। बीजिंग ने कहा कि वह एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और हमेशा आत्मरक्षा की नीति पर चलता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने परमाणु परीक्षण स्थगित करने की अपनी प्रतिबद्धता का पूरा पालन किया है। असम को अचानक चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दूसरे चरण से बाहर करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सरकार पहले से ही नागरिकता विवाद और हालिया विरोध प्रदर्शनों से घिरी हुई है, इसीलिए वह एसआईआर की नई विवादित प्रक्रिया का जोखिम नहीं लेना चाहती। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉयदीप बिस्वास ने कहा कि अगर एसआईआर लागू होता तो वोटर लिस्ट से नाम हटने के कारण भाजपा को 2026 विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था।
उन्होंने बताया कि असम में नागरिकता और मतदाता विवाद लंबे समय से जारी हैं, जहां लाखों लोग डी वोटर की श्रेणी में फंसे हैं और एनआरसी प्रक्रिया भी अधूरी पड़ी है। में हुए बोडो टेरिटोरियल काउंसिल चुनावों में भाजपा की हार और लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत से राज्य में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। इन घटनाओं के बाद जनता सड़कों पर उतर आई और सरकार पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ गया। विश्वास का मानना है कि भाजपा अब एसआईआर को टालकर राजनीतिक नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ता जनाक्रोश आने वाले चुनावों में उसके लिए चुनौती बन सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत को एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपता है तो बोर्ड इस मुद्दे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने उठाएगा। सैकिया ने बताया कि भारत ने एसीसी को 10 दिन पहले ही लिखित रूप में ट्रॉफी देने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक उसे नहीं सौंपा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिली तो बीसीसीआई इसे दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक में उठाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा और हमें ट्रॉफी दिलाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2025 में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, लेकिन टीम ने एसीसी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.